गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 29 जनवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है और उनको या तो फिर जितने भी आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं उनकी समरी चाहिए, या फिर उनको जो ये आर्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेज ये आपको चाहिए, या फिर आपको PDF फॉर्म के अंदर जितने भी आर्टिकल UPSC के लिए इम्पोर्टेंट है वो चाहिए हो, और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे प्रीलिम्स में आए हो या फिर ये जो PYQs है ये आए हो यहाँ पर मेंस के अंदर, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए है तो आप जाकर कमेंट बॉक्स के अंदर जो पहला लिंक दिया गया है टेलीग्राम के चैनल का उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेसिस पर वहाँ पर ये सारी चीज़ें अपलोड होती रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो कि है इनसेट। यानी कि इनसेट सबसे पहले हमें टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। इनसेट क्या होता है? IN से यहाँ पर बनता है इंडिया, और सेट होता है हमेशा सैटेलाइट के लिए। तो कभी भी आपको अगर ऐसा कोई वर्ड दिखाई दे जाए तो आप हमेशा उसको ब्रेक डाउन कीजिए। फिर हम देखते हैं 3DS सैटेलाइट सेंड टू लॉन्च पोर्ट इन श्री हरिहरकोटा। देखिए, मैं इस आर्टिकल को आपको बहुत छोटे में समझाकर निकल सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसके बाद में आपका ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा नहीं। आर्टिकल क्यों ज़रूरी है? आर्टिकल हमारे दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी हो जाता है। एक तो हमारे GS पेपर 3 के अंदर जब हम जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो हमें पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो 8 पार्ट है जो एक UPSC एस्पिरेंट को पढ़ना होता है, उनमें से एक पोर्शन होता है स्पेस टेक्नोलॉजी का भी। बिल्कुल सही पढ़े हैं आपने। यहाँ पर आपको जो भी समझ में आ रहा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए एज अ UPSC एस्पिरेंट। ठीक है, अब दूसरा कहाँ पे काम आएगा? दूसरा काम आएगा आपका UPSC के प्रीलिम्स में, क्योंकि हमें पता है वहाँ पर भी जनरल साइंस से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। लेकिन ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने इसको ढंग से नहीं पता, आपको अगर इसका पूरा रेलिवेंस नहीं पता है तो आप इसको याद नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो चलिए पहले एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में देख के हम पूरा समझते हैं कि क्या बात यहाँ पे की जा रही है। आप आर्टिकल में खुद ही देख पा रहे होंगे कि कैसे पूछा गया है कि जैसे जो इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उन्होंने बोला है कि उनका जो इंडियन सैटेलाइट 3DS जिसका नाम है ये आप देख पाएंगे इनसेट 3DS, एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट होने वाली है, और 2024 के अंदर ही इसको यहाँ पर हम देखेंगे कि UR राव सैटेलाइट सेंटर से इसको कंप्लीट करके बेंगलुरु से इसको छोड़ा जाएगा। सक्सेसफुल ये हो भी चुका है अभी, और इसको स्पेस के अंदर भेजा जाएगा। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसको भेजा किस पे जाएगा। ऐसे ही तो ये इसी फॉर्म में तो स्पेस में नहीं जा सकता है, तो इसको भेजा जा रहा है यहाँ पर व्हीकल जो हमारा है GSLV Mark 2। तो हम देख पाएंगे कि ये जो GSLV यहाँ पर व्हीकल है इसका नाम क्या होता है? देखिए, फुल फॉर्म होती है GSLV की, जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये जियो सिंक्रेंस क्या है वो हम समझेंगे, जियो स्टेशनरी क्या है वो भी हम समझेंगे। तो इस चीज़ों को समझने के लिए हमें समझ में आता है कि GSLV F14 जो है अगले महीने फरवरी के अंदर ही इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और आगे हम चलते हैं कि अभी जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर एक बार आप समझिए, फिर हम चलते हैं स्पेस की तरफ ताकि हमें अच्छे से याद रह सके। एटमॉस्फेयर में हमें पता है ये हमारी प्यारी अर्थ है जो इस तरीके से दिखाई दे रही है हमें, और ये अर्थ जो है वो बहुत सारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स में बटी हुई है। पहली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर है, जहाँ पर जो आपके नॉर्मल प्लेन्स वगैरह होते हैं वो उड़ते हैं, और यहीं पे क्या होते हैं हॉट एयर बलून्स या फिर क्लाउड्स वगैरह यहीं पे दिखाई देते हैं। सेकेंड लेयर जो होती है उसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पर हम फाइटर जेट्स वगैरह को उड़ते हुए देख पाते हैं। थर्ड लेयर होती है मेसोस्फेयर। अब मेसोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जिसमें हम देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या होता है ना, कि ये जो आप कोई भी मिटियोर्स वगैरह आ रहे हैं यहाँ पर वो ऑलरेडी जल जाते हैं, ग्रेविटी में एंटर होते हैं। फिर हम नेक्स्ट देते हैं कारमान लाइन को। देखिए, कारमान लाइन एक ऐसी लाइन है जो एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, कारमान लाइन से जो नीचे होता है उसको बोला जाता है लोअर स्पेस या फिर इनर स्पेस, और उससे ऊपर जो भी स्पेस है उसको बोला जाता है आउटर स्पेस। और आउटर स्पेस क्या होता है? यहाँ पर ये जो हुआ था, ये कारमान लाइन की ट्रीटी भी हुई थी 1966 के अंदर, और उस ट्रीटी के बाद में हमें पता चलता है कि ये जो आउटर स्पेस है ना, ये किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का स्पेस नहीं है।
कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान जो है इंडिया के एयरक्राफ्ट को अपने ऊपर से उड़ने नहीं देता है, राइट। ऐसा कुछ हमें सुनने को मिला है। क्यों नहीं उड़ने देता है? क्योंकि वो उनके इनर स्पेस में है, और यानी कि हम देख सकते हैं कि इनर स्पेस के अंदर भी कुछ समथिंग किलोमीटर के लिए यहाँ पर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कंट्री का उसके ऊपर रूल हमें माना जाता है एज टेरिटरी, वो वहाँ पर भी देखा जाता है। जैसे कि वो अगर उसके ऊपर कुछ लॉन्च करना चाहें तो वो अपने उसी स्पेस के ऊपर से लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है थर्मोस्फेयर, जहाँ के अंदर हम सैटेलाइट्स वगैरह को कुछ को देख पाएंगे, और एट द एंड में हम देख पाएंगे एक्सोस्फेयर को, जहाँ पर एस्ट्रोनॉट वगैरह लॉन्च वगैरह व्हीकल्स के साथ में यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, अर्थ के ऑर्बिट से ही बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अब हमने अर्थ का एटमॉस्फेयर समझ लिया तो हमें ऑर्बिट भी समझना पड़ेगा। तो हम इनर यहाँ पर स्पेस को समझ चुके हैं, यानी कि कोई भी अर्थ जो है उसके 3 ऑर्बिट्स में उसको बांटा गया है, सैटेलाइट को ध्यान में रखते हुए कि सैटेलाइट अगर हमें भेजनी है तो कितनी कहाँ पर हमें भेजना उसको पड़ेगा। पहला जो मैं आपको बताऊं तो इसको बोला जाता है लो अर्थ ऑर्बिट। देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है वो 500 से 2000 किलोमीटर के बीच में होता है, और यहाँ पर यूजुअली आप ऐसी सैटेलाइट्स को देख पाएंगे जो कि बहुत नज़दीक होती है अर्थ से, बहुत ही क्लियरली आप इनके जो मैपिंग वगैरह के सैटेलाइट्स हैं उनको यहाँ पर फोटो देख पाएंगे, HD में देख पाएंगे, तो वो यहाँ पर है। फिर 8000 किलोमीटर से हम देखेंगे 20,000 किलोमीटर के बीच के एरिया को बोला जाता है मिडल अर्थ ऑर्बिट, यानी कि मीडियम में है, मिडल के अंदर है, और यहाँ पर भी अलग तरीके की हमें सैटेलाइट्स देखने को मिलती हैं। और एट द एंड में हम देखेंगे जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट को, और ये होता है एग्जैक्टली 35,786 किलोमीटर अवे। अब क्योंकि आपको एज अ रॉकेट साइंटिस्ट नहीं बनना है तो आप इसको इजी रखने के लिए, यहाँ पर याद रखने के लिए 36,000 किलोमीटर भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी में ऐसे नहीं पूछा जाएगा। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि 36,000 किलोमीटर के ऊपर पहुँचते ही, जियो स्टेशनरी पे पहुँचते ही हमारी जो अर्थ है उसकी ग्रेविटी का फोर्स थोड़ा कम हो जाता है, और इसी वजह से जो सैटेलाइट है वो बिल्कुल अर्थ के साथ साथ चलती है, यानी कि जितनी स्पीड होती है अर्थ की उतनी ही स्पीड होती है किसी भी सैटेलाइट की। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सैटेलाइट्स को भी समझना पड़ेगा। अब हमारा क्योंकि लॉन्च व्हीकल जो है वो यहाँ पर PSLV नहीं है, PSLV नहीं है तो कौन सा लॉन्च व्हीकल है? GSLV है। PSLV और ये जो व्हीकल्स हैं इनका नाम पड़ा है ऑर्बिट्स के ऊपर ही। जैसे कि ये सैटेलाइट आप देख पा रहे हैं जो लगातार ऊपर से नीचे आ रही है। अगर हम अर्थ को ऐसे बांटेंगे तो हमें पता है यहाँ पर होता है इक्वेटर 0 डिग्री के ऊपर। अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल 90 डिग्री, और यहाँ पर होता है साउथ पोल अगेन, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि कैंसर ऑफ जो हमारी हम जो देखते हैं कि लाइन ऑफ कैंसर जो होती है वो होती है यहाँ से, और फिर हम देख पाते हैं कि कैप्रिकॉर्न की जो लाइन है वो होती है यहाँ पे नीचे की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हमारी अर्थ रहती है। अब आप कंटिन्यूसली देखिए कि अर्थ तो अपनी स्पीड के ऊपर घूम रही है, लेकिन जो सैटेलाइट है वो केवल और केवल जहाँ पर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल जहाँ भी बन रहा है वो सिर्फ उसी के ऊपर घूम रहा है, और इसको बोला जाता है यहाँ पर पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट, POS इसको बोला जाएगा। और ये जो सैटेलाइट होगी ये सिर्फ पोल्स के अराउंड घूम रही है, इसी कारण से बोली जाती है। और इसको लॉन्च करने के लिए चाहिए होता है PSLV, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक ऐसा व्हीकल जो यहाँ पर पोलर सैटेलाइट के लिए उसको लॉन्च करेगा। नेक्स्ट हम ऑर्बिट में बढ़ते हैं जो कि है हमारा जियो सिंक्रियंस यहाँ पर ऑर्बिट। देखिए क्या होता है, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ के साथ साइन करने की, या फिर जैसे कि सिंक्रीनियस है, यानी कि ये जो जिस स्पीड से यहाँ पर हमारी अर्थ घूम रही है उसी एग्जैक्टली स्पीड के साथ ये सैटेलाइट भी यहाँ पर घूम रही है। तो अब हमें एक चीज़ यहाँ से समझ में आ जानी चाहिए कि जियो स्टेशनरी जो होती हैं और जो जियो सिंक्रोनियस यहाँ पर होती हैं, सिंक्रोनियस क्या होती हैं कि वो अर्थ के बिल्कुल स्पीड के साथ में ही यहाँ पर घूमती रहती है। लेकिन एक डिफरेंस क्या आपको समझ में आ रहा है कि एक बार सैटेलाइट ऊपर आ रही है, दूसरी बार सैटेलाइट नीचे आ रही है, यानी कि सैटेलाइट जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, थोड़ी सी टिल्ट है,
अर्थ ऐसे ना होकर अगर ऐसे बनाया जाए, वैसे तो अर्थ को कैसे होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, राइट। लेकिन अर्थ हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, थोड़ी टिल्टिंग पोजीशन में है, तो एक बार हमारी सैटेलाइट ऊपर जाएगी और एक बार हमारी सैटेलाइट नीचे की तरफ आती है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों पोलर को, यहाँ पर ये कौन सा पोलर है, पोलर सैटेलाइट ऑर्बिट, और ये कौन सा है हमारा, जियो सिंक्रोनियस ऑर्बिट, ठीक है। तो हम देख पाते हैं कि किस तरीके से ये दोनों एक तरीके से काम करती हैं, सैटेलाइट्स को कैसे इनके अंदर भेजा जाता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जीएसएलवी को। जीएसएलवी हमें समझ में आ रहा है कि जीएसएलवी यहाँ पर होता है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, जो कि इंडिया की तरफ से है, इसरो। यहाँ पर हम देख पाएंगे इंडिया 4, यहाँ पर हमें ये भी दिखाई देते हैं कि इसके ऊपर पे लोड बने हुए हैं, यानी कि ये इसको पावर देकर ऊपर उठाते हैं। व्हीकल्स को भी थोड़ा आसानी से समझेंगे ताकि याद रख सके हमें। और फिर हम देखते हैं ये वाली सैटेलाइट जो कि होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब अर्थ को फिर से बांट देते हैं, इक्वेटर पे 0 डिग्री पे, फिर यहाँ देखते हैं 90 डिग्री नॉर्थ पोल हम दे देते हैं, यहाँ पर हम साउथ पोल दे देते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्या ये नॉर्थ और साउथ पोल जा रही है, नहीं जा रही है। अगर हमारी अर्थ राउंड राउंड घूम रही है तो हम देखते हैं कि ये सैटेलाइट जो घूम रही है वो अर्थ के यहाँ पर इक्वेटर के साथ घूम रही है, यानी कि जैसे ही ये पहले इक्वेटर यहाँ था, पर जब अर्थ घूमेगी तो इक्वेटर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, और ऐसे करते करते यहाँ पर जैसे जैसे इक्वेटर घूम रहा है वैसे वैसे इक्वेटर के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, सैटेलाइट भी घूम रही है, अर्थ के साथ बिल्कुल जियो सिंक्रोनियस है। और इसी वजह से ये हम बोल सकते हैं कि हर सैटेलाइट यहाँ पर, अगर कोई भी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी हो सकती है तो वो जियो सिंक्रोनियस भी हो सकती है, लेकिन हर जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट यहाँ पर क्या नहीं होगी, जियो स्टेशनरी नहीं हो सकती है। तो ये एक स्टेटमेंट प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल पूछा जा सकता है, उसके लिए आप रेडी रहिए। अब देखिए फ़र्क क्या है, फिर से हमें समझ में आ रहा है कि कैसे जो यहाँ पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है और ये क्या है, जियो सिंक्रोनियस ऑर्बिट। जो जियो सिंक्रोनियस ऑर्बिट है वो ऊपर से नीचे आ रही है, और ये जो जियो स्टेशनरी है ये सेम ही दिशा में यहाँ इधर से इधर घूम रही है, बिल्कुल सेम पोजीशन में। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे कि ये जो लॉन्च व्हीकल है ये किस तरीके से काम करने वाला है, नेक्स्ट ही मंथ में होगा। तो इस तरीके से लॉन्च व्हीकल जो होते हैं उसको स्टार्ट किया जाता है, इतनी समझ सब में होगी। और लॉन्च व्हीकल इसके बाद फुल पावर लेने के बाद क्या करता है, उड़ जाता है, यानी कि स्पेस की तरफ निकलता है। लोअर जो हमारा ऑर्बिट है उसको क्रॉस करेगा, क्योंकि ये जीएसएलवी है तो यानी कि लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी है, तो कहाँ जाएगा, 36,000 किलोमीटर दूर जाएगा। अब जो इसके इंजन थे जिन्होंने इसको इतनी ज़्यादा पावर दी थी उसको ये पीछे छोड़ देगा, और उसके बाद धीरे धीरे ये खुल जाएगा। और खुलने के बाद एट द एंड हम देखेंगे कि ये बिल्कुल लास्ट में क्या कर रहा है, जो इसको सैटेलाइट को अलग करना था उसको भी ये बिल्कुल लास्ट के अंदर यहाँ पर अलग कर देता है। तो ये था हमारा पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको अच्छे से आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की भी बात करें तो इनसेंट 3DS जो है उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रीवियस सैटेलाइट्स के साथ उनका सपोर्ट करे और आगे जाके क्या करे, इंडिया की जो हम देखेंगे कि चाहे अर्थ जो साइंस है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस उन्होंने जिसको लॉन्च किया है उसकी और ज़्यादा हेल्प हो इंडिया की सर्वेलेंस में। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि बात कर रहा है अ क्लोजर लुक एट म्यांमार डिस्कंटेंट। देखिए आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है कृष्णा श्रीनिवासन के द्वारा, जो कि इंडिया के फॉर्मर नेशनल यहाँ पर सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं, और उनके बाद यहाँ पर संजय पॉलीपका के द्वारा भी आर्टिकल में अपना सहयोग दिया गया है, जो कि चेयरपर्सन है पॉलिटिकिया रिसर्च फाउंडेशन के। ऑथर का बोलना है कि किस प्रकार से जो जियो पॉलिटिकल अभी हो रहा है 2024 के अंदर हम देख पाएंगे, और 2024 में ये जो सब हो रहा है उसके बहुत सारे रीज़न हैं। यहाँ पर म्यांमार की बात हुई है, लेकिन एक बार यहाँ पर क्या किया, वर्ल्ड का हम व्यूज़ भी ज़रा देख लेते हैं। वर्ल्ड में क्या चल रहा है अभी तक, हम देख पाएंगे कि वर्ल्ड के अंदर एक तरफ हो रहा है वॉर, यूक्रेन के अंदर युद्ध हो रहा है, जिसमें जो मेन यहाँ पर दिखाई देता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद नाटो की हो सकती है, क्योंकि नाटो यूक्रेन का एक्चुअली क्या था कि यूक्रेन क्या चाहता था कि नाटो को यहाँ पर ज्वाइन कर ले, लेकिन रशिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, और इसी कारण से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया। वो कहता है कि नाटो इतना नज़दीक आ जाएगा, यानी कि नाटो होता क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पर अमेरिका के साथ जुड़े हुए बहुत सारे
यूरोपियन कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इस ट्रीटी के तहत यहाँ पर जो अमेरिका के सोल्जर हैं वो सिक्योरिटी देते हैं उस कंट्री को। और जो भी कंट्री बेसिकली जितने भी कंट्री नेशन है, मान लीजिए यहाँ पर अभी एक्यूरेट नंबर 37 कंट्रीज़ है, तो 37 कंट्रीज़ में से कोई एक कंट्री अगर नाटो की किसी एक मेंबर के ऊपर भी युद्ध करेगा या हमला करेगा तो ये सब मिलकर, ये भी इस पे हमला करेंगे, ये भी इस पे हमला करेंगे, ये भी, यानी कि सभी के सभी अपने वेपन्स को, अपने हथियारों को, अपनी फोर्सेस को उस एक कंट्री के ऊपर लगा देगी जिसने यहाँ पर हमला किया था किसी नाटो के मेंबर के ऊपर। तो इस तरीके से देखने में तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि यहाँ पर तो कोई भी किसी भी नाटो के मेंबर के ऊपर हमला करने के फिर सोचेगा ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, अमेरिका के साथ साथ जितने और मेंबर हैं उनके साथ आप युद्ध बोल रहे हो। यूक्रेन अब तक मेंबर बना नहीं था, लेकिन यूक्रेन चाहता था मेंबर बनना, लेकिन उसके मेंबर बनने से पहले ही रशिया का और यूक्रेन का यहाँ पर वॉर दिखाई देता है। उसके बाद हम वेस्ट एशिया की तरफ जाते हैं जहाँ पर हमें इजराइल और हमास का वॉर दिखाई देता है, स्पेशली जो ईरान पाकिस्तान का स्टैंड अप है वो भी दिखाई दे रहा है। और फिर जब हम आते हैं इंडिया की तरफ में तो हमें इंडो पैसिफिक यहाँ पर रीजन के अंदर फिर से थोड़ी सी टेंशन दिखाई दे रही है। तो ये पूरा का पूरा अभी तक का अगर हम देखें तो इस तरीके से ये सब रहा है। फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी देखिए क्या हो रहा है ना कि म्यांमार के अंदर फरवरी के अंदर से ही यहाँ पर आर्मी का रूल चल रहा है, जिसको म्यांमार में जनता पार्टी रूल भी बोला जाता है। वहाँ पे ये जो जनता होता है इसका मतलब है मिलिट्री, और मिलिट्री रूल जो है वो सिंस फरवरी, लास्ट फरवरी से ही चल रहा है। अब दोबारा से 1 साल पूरा होने वाला है। और उनकी जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड, यहाँ पर डेमोक्रेसी थी म्यांमार के अंदर, और उनकी जो लीडर थी, प्राइम मिनिस्टर थी, वो कौन थी, आंग सान सून की। तो आंग सान सू की जो यहाँ पर थी उनको हटा दिया गया मिलिट्री के द्वारा, और उसके बाद से वो वहाँ पर आ गए। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से अब फिर से यहाँ पर लोग जो हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी ऐसा मिलिट्री का रूल चाहिए, यहाँ पर रहना चाहिए। और वो वहाँ के जो कॉमन पीपल है वो कहीं ना कहीं मिलिट्री के यहाँ पर खिलाफ हो चुके हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से हम देख पाएंगे कि कैसे ये जो टेंशन बढ़ रही है। खासकर हम देखेंगे कि अभी जो एंटी चाइना गवर्नमेंट आई है ताइवान के अंदर, वो भी चाइना को थोड़ा परेशान कर रही है, और फिर से ये जो टेंशन है और ज़्यादा बढ़ने का यहाँ पर दिखाई दे सकता है। कुछ चाइना की खुद से वैसे ही ज़्यादा इंटरेस्ट है म्यांमार की मिलिट्री के अंदर। चाइना उसको, देखिए चाइना एक्चुअली में चाहता क्या है, चाइना इंडो पैसिफिक के अंदर अपना पूरा यहाँ पर सुपीरियोरिटी चाहता है। हालांकि ये सुपीरियोरिटी जापान के साथ में हम देखेंगे, फुमोनो किशिदा जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने आकर क्या किया था कि इंडो पैसिफिक नाम की ये टर्म दी थी, जो कि जिसमें ज़्यादा सुपीरियोरिटी यहाँ पर किसको मिल गई, इंडिया को मिल गई। लेकिन चाइना इससे बेहद नाखुश था। फिर चाइना कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूँगा, हर जो जगह है अपने इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम जिबूती एयरपोर्ट के ऊपर देख पाएंगे ईरान में, फिर पाकिस्तान में चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया, श्रीलंका में चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया, फिर हम देख पाएंगे मालदीव से चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, म्यांमार में कर रहा है। यानी एक तरीके से इंडिया को चारों तरफ से चाइना जो है वो घेर के बिल्कुल रख रहा है कि किसी भी समय पे अगर हमें कहीं से भी युद्ध करना पड़ जाए तो इंडिया को हम चारों तरफ से, हर दिशा से यहाँ पर कर सके। और यही कारण है कि चाइना इतना ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करता है अलग अलग कंट्री में। फर्स्ट रीजन, कुछ और रीजन भी है। क्या रीजन है, जैसे कि हम देख पाएंगे इकोनॉमिक की भी, कि चाइना जो है वो काफ़ी मशहूर है यहाँ पर चीप डंप करने के लिए। खासकर जब आप किसी भी चीज़ को डंपिंग करते हो ना, यानी कि उतनी कॉस्ट में जितनी में वो बना भी नहीं है मार्केट के अंदर, उतना सस्ता आप किसी सामान को गिरा देते हो। इंडिया में ऐसे डंपिंग बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, चाहे वो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में होती थी और आजकल कपड़े की, टेक्सटाइल की मार्केट में हमें दिखाई देती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से चाइना जो है वो अपना इंटरेस्ट इतना दिखाता है। इंडिया की तरफ से देखें तो इंडिया का एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस क्या क्या है। देखिए इंडिया में अभी काफ़ी चाइनीज़ के जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उनको भी ध्यान रखिए, फिर कुछ इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ भी दिखाई देती हैं। इवन इंडिया के साथ भी जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है इंडिया का, वो भी यहाँ पर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आया था कि जब कॉलोनाइजेशन हो चुका था
तो यहाँ से जब कॉलोनाइज़र बाहर जाते हैं तो हमारे पहले जो हम देख पाएंगे जवाहरलाल नेहरू को हम यहाँ पर देखते हैं, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया था, उनको इतना डर हो गया था ना कि वो वेस्टर्न की तरफ से ज़्यादा अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते ही नहीं थे, क्योंकि उसी टाइम पे उनको थ्योरी ऑफ ड्रेन जो था उसके बारे में समझ में आया था, और थ्योरी ऑफ ड्रेन के अकॉर्डिंग वो से समझ गए थे कि हम खुद ही इतने गरीब हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस तरफ जाते नहीं थे। और अभी तक इंडिया की वही यहाँ पर हमें पॉलिसी दिखाई देती थी कि यूके जैसी कंट्रीज़ के साथ या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनके साथ हमें ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं रखने। और हमारे अच्छे दोस्त कौन कौन दिखाई देते हैं, हमें रशिया दिखाई देता है इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर। फिर हम जापान को भी अच्छे दोस्तों के अंदर काउंट कर सकते हैं, नेबरहुड्स के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो ये सभी के साथ यानी कि ईस्ट के साथ थोड़े से ज़्यादा अच्छे संबंध थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम देख पाएंगे कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं यूएसए के साथ भी अच्छा हो रहा है। फिर हम देख पाएंगे यूएसए के साथ तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक टाई बनी चुकी है, उसके साथ इंडिया प्लस हम यहाँ पर यूके का भी यहाँ पर एफटीए की बात हो रही है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें चल रही हैं। तो हम देख पाएंगे कि वेस्टर्न थोड़ा सा इंटरेस्ट इंडिया की तरफ से अलग अलग कंट्री में दिखाई दे रहा है। उसके अलावा इंडिया खुद से भी एफर्ट कर रहा है कि कैसे भूटान और मालदीव जैसी जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ में थोड़े जो रिश्ते हैं उनको ठीक किया जा सके, ताकि चाइना का जो काउंटर है अग्रेसिव डिप्लोमेसी का, या फिर वोल्फ वॉरियर नाम की जो चाइना की पॉलिसी है कि वो क्या करेंगे, हर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाकर बोलेंगे अनअपोजेटिकली, यानी कि उनको बिल्कुल इस बात का कोई बुरा नहीं लगता है, और वो बिल्कुल अपनी जो उनकी पॉलिसी है उसको बहुत ही अग्रेसिव तरीके से सामने रखते हैं। जो चाइना के लिए अच्छा है बस हम वही करेंगे, और किसी भी तरीके से करेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने क्या किया है, क्या स्टेप लिया है किसी चीज़ को पाने के लिए। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पर बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से हम देख पाते हैं कि कैसे म्यांमार का जो ये पॉलिटिकल डिस्कंटेंट हमें दिखाई दे रहा है, जो कि फरवरी में होता है और मिलिट्री कूप हो जाती है म्यांमार के अंदर, तो हमें इसमें एक रेसिस्टेंट मूवमेंट भी दिखाई देता है। देखिए अभी क्या हो रहा है ना कि पार्लियामेंट जो डिपोज हो चुके हैं मेंबर एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के नाम से, और एक आम अपराइजिंग आ गई है पीपल डिफेंस फोर्स की। तो जो पीस था ना इथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, यानी कि जो नॉर्मली आपके इतनी होते हैं, कल्चरल आर्म्ड होते हैं, उनके लोग होते हैं वहाँ की, और मिलिट्री के साथ में वो भिड़ने लग गए। हमें कुछ टाइम पहले भी दिखाई दिया था कि कैसे 8 ग्रुप जो हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं मिलिट्री के खिलाफ म्यांमार के अंदर। अब इतना कुछ बैकग्राउंड समझने के बाद में हमें ये समझ में आएगा कि ये डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है अगर मिलिट्री रूल चल रहा है तो। और अब जो ये इम्पैक्ट हुआ, ये जो कूप किया गया था, इस कूप का एक्चुअली में इम्पैक्ट हुआ क्या है। देखिए इस कूप का जो इम्पैक्ट है ना, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये नेशनल की यूनिटी को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। यहाँ पर क्या लग रहा था इनको कि ये जो इनके लीडर हैं, जो इनकी प्राइम मिनिस्टर थी, वो नेशन की यूनिटी को कमज़ोर कर रहे हैं, और इसी वजह से जो ये आया था उनको लगा था कि हम नेशन की यूनिटी को यानी कि एकता को बढ़ाएंगे, और ऐसा सब कुछ सोच के वो आ गए थे। तब जाकर यहाँ पर नॉर्मल कॉमन पीपल ने भी उनको ऐसा नहीं किया, प्रोटेस्ट नहीं किया कि ठीक है। लेकिन अब वो ड्रेस्टिकली फेल हो चुका है, क्योंकि म्यांमार की मिलिट्री जो है उन्होंने जो भी उनकी टेरिटरीज आती थी पीडीएफ के साथ, पीपल जो डिफेंस फोर्सेस हैं या इतनी काम ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिसेंट दिखाई दे रहा है, बहुत ही नाखुश दिखाई दे रहे हैं। कॉमन जो मासेस है, पॉपुलर, हम देख पाएंगे कि दिन प्रतिदिन यहाँ पर लोग जो है वो मिलिट्री के खिलाफ होते जा रहे हैं कि इस रूल ऐसा नहीं होना चाहिए और इलेक्शन आना चाहिए। फिर चाइना के रोल से तो हम सब समझे हुए यहाँ पर कि कैसे वो म्यांमार की मिलिट्री को डिफेंड करना चाहते हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी चाइना बहुत सारे कारणों की वजह से यहाँ पर क्या बोल रहा है कि म्यांमार की मिलिट्री ठीक है, और जो ये अलग इतनी ग्रुप आ गए हैं जो कॉमन लोग हैं, उन्होंने हथियार उठा रखे हैं, कहीं पे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, तो उनको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। फिर आसियान और थाईलैंड की तरफ से भी देखते हैं। देखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया नेशंस की अगर हम बात करें, जो कि आसियान नेशंस यहाँ पर है, तो ये सारे के सारे जो साउथ एशिया के अंदर, ईस्ट एशिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर क्या होती हैं, इसकी मेंबर हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर 14 से ज़्यादा इसकी कंट्रीज़ मेंबर हैं। इंडिया क्या इसका मेंबर है? इंडिया इसका मेंबर नहीं है, म्यांमार इनका मेंबर है। और इन पूरे के पूरे ग्रुप ने एक 5 पॉइंट का कंसेंसस दिखाया, और उन्होंने बोला है कि जो म्यांमार के ऊपर मिलिट्री का रिप्रेजेंटेशन आया है वो ठीक नहीं है, तो डिक्लाइन कर दिया है। इंडिया की तरफ से देखें तो इंडिया को फिर से हम देखेंगे कि इंडिया बहुत समय से यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच दे रहा है, और इंडिया के लिए क्या अच्छा है कि यहाँ पर अगर डेमोक्रेसी हो जाए तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है।
ये सब समझने के बाद अब आप लोग सोचिए कि क्या हमसे जो मेंस में सवाल आएगा, अब ये क्या किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 में इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के लिए, और उसके अलावा जीएस पेपर 2 में हम देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इतना सब समझने के बाद क्या आपको लगता है कि आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि म्यांमार के अंदर जो चल रहा है वो क्या है, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है? ऐसा तो नहीं होने वाला है, राइट? तो हमें थोड़ा सा अब इस आर्टिकल से आगे जाके कुछ डिस्कस करने की बहुत ज़रूरत है, खासकर अगर मेंस के अंदर सवाल आ जाता है, जो कि आने की संभावना बिल्कुल है, तो क्यों ना एक बार उस पर भी ध्यान दे। तो मेंस में सवाल पूछा जाएगा कि इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और इंडिया को इससे कैसे छुटकारा पाना चाहिए। देखिए, जो भी ये पॉलिटिकल अनरेस्ट अभी हमें दिखाई दे रहा है, उसके लिए खासकर इंडिया के ऊपर इसके कुछ सेवरल कारणों की वजह से मेजर अफेक्ट पड़ने वाले हैं। पहला क्या रीज़न है, यहाँ पर हम इंडिया का देखेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी, क्योंकि म्यांमार जो है इंडिया के साथ में 1643 किलोमीटर की बॉर्डर को हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। और जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है किसी भी कंट्री में, चाहे वो आज म्यांमार हो या फिर आप यूक्रेन का एक बार एग्जाम्पल लीजिए, उसके बाद इजराइल और गाजा के अंदर जो हो रहा है उनका एग्जाम्पल दीजिए, और अब म्यांमार का, हर समय पे ये देखा जाता है जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई नहीं, वहीं से लोग भागने की कोशिश करते हैं, अपनी जान बचाना चाहते हैं, किसी दूसरी कंट्री में यहाँ पर घुसना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले ही देखने को मिल चुकी है। और इसी तरीके से इंडिया के अंदर क्या होता है, रिफ्यूजी वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पर घुसने लग जाते हैं, इनफर्टिलेट कर जाते हैं बॉर्डर्स की, क्योंकि इतनी हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से फेंसिंग नहीं की हुई है, हमारी भी प्रॉब्लम है और की भी हुई है। तो लोग क्या कर रहे हैं, जो है वहाँ से निकल कर असाइलम लेना चाहते हैं, असाइलम वगैरह की जो फैसिलिटी होती है किसी रिफ्यूजी के लिए इंटरनेशनल कानून के तहत, उन सबको लेने के लिए इंडिया में आते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या है कि रिफ्यूजीज़ का नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। सेकेंड हम बात करें तो इससे इंडिया की जो एक्ट ईस्ट, देखिए लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारी तरफ से है, तो ये जो लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की, उसके ऊपर भी इसका नेगेटिवली प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, इंडिया की जो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसका एम था कि ये हम जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके अंदर जो कि म्यांमार भी है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रिज है म्यांमार, क्योंकि ईस्ट क्या है, साउथ ईस्ट एशिया में जाने के लिए इंडिया को ऑब्वियस ही बात है म्यांमार से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया में जाया जा सकता है। तो ये एक तरीके से ब्रिज का काम कर रहा है। उस ब्रिज के ऊपर इंडिया ने ये एम लिया हुआ है कि कैसे वो प्रमोट करेंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज को, इन तीनों को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि अगर म्यांमार के अंदर ये प्रोजेक्ट डीरेल हो जाता है, तो इंडिया के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट यहाँ पर करवाए गए हैं, पैसे दिए गए हैं, और हम देखते हैं और भी जो ब्रॉडर इंटरेस्ट है साउथ एशिया एशियन रीजन के ध्यान में रखते हुए, जैसे कि कलांदान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया गया था, जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को कोलकाता पोर्ट से लेते हुए म्यांमार से साथ में यहाँ पर जोड़ने वाला था, ताकि कोई भी यहाँ पर इंटरप्शंस ना आए और उसके बाद हम कहाँ जा सके, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर यहाँ पर जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी एक तरीके से क्या हो रहा है कि इम्पैक्ट कर रहा है नेगेटिवली इंडिया को। फिर आपसे फिर से सवाल पूछा जाता है, आपको 5 पॉइंट बताने हैं, तो हम देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या है कि इंसर्जेंट ग्रुप से भी इंडिया को यहाँ पर खतरा है। अब इंसर्जेंट क्या होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो उग्रवादी टाइप के हैं, राइट, उनकी टेंडेंसी क्या है, उग्रवादी है, गुस्सेल है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट का जो इंडिया के अंदर इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो ऐसा माना जा रहा है कि वो जाकर म्यांमार के जंगलों के अंदर छुप जाते हैं। और अब जो ये पॉलिटिकल अपवेल हो रहा है म्यांमार में, तो ऐसा है कि उनको और सपोर्ट मिल जाएगा और वो अपनी एक्टिविटीज़ कर पाएंगे इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इंडिया म्यांमार के अंदर जब तक डेमोक्रेसी थी, जब तक वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर हम देख पाते हैं उंग सान को, तो वो क्या थी, इंडिया के साथ बहुत फ्रेंडली है। लेकिन जब ये चले जाते हैं और उनके अपोजिशन जो उनको पसंद नहीं करते, यानी कि उनकी क्या पॉलिसी होगी, डायरेक्टली इंडिया के खिलाफ पॉलिसी होगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर, किस प्रकार से जो रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस होता है, रोहिंग्या जो इतने लोग हैं और म्यांमार के अंदर उनको निकाल दिया जाता है, और जो नेबरिंग कंट्रीज़ है इवन इंडिया के ऊपर, वो सभी के सभी उनके ऊपर बर्डन बन जाते हैं कि अब उनको कैसे सस्टेन किया जा सके, या फिर उनको कैसे अब उनके साथ करना क्या है। तो एक तरीके से वो
कहीं के भी नहीं रह जाते हैं, क्योंकि अब वो किसी भी देश के अंदर स्टेटलेस हो जाते हैं कि कहीं पे भी उनका कोई भी नेशन नहीं है। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम भी आ सकती है इंडिया के सामने, फिर से ऐसा हो सकता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि और क्या क्या यहाँ पर देखा जा सकता है, जैसे कि डिप्लोमेटिक चैलेंज देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब तक जो हमारी डिप्लोमेसी थी वो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब क्या होगा, जो बॉर्डर की सिक्योरिटी को लेके या फिर जो साउथ ईस्ट एशिया में चाइना का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम क्या देख पाएंगे कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कम होंगे। और इसी कारण से अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आ चुकी है, हमें ये भी समझ में आ गया है कि म्यांमार के अंदर क्या हो रहा है, उसमें चाइना का क्या रोल है, इंटरनेशनली क्या चीज़ें हैं, समस्याएं क्या क्या हैं। अब हमें देखना चाहिए कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन में आपसे कैसे पूछेगा, समस्या बताइए, प्रॉब्लम कि इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे और इंडिया को क्या सोल्यूशन करने चाहिए। तो चलिए जरा इसके सॉल्यूशंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपको ऐसे इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले भी सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। सॉल्यूशंस में हम क्या देखेंगे कि इंडिया को देखिए अपना जो डिप्लोमेटिक यहाँ पर एंगेजमेंट है उसको बहुत स्पीडली बढ़ा लेना चाहिए। तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को यहाँ पर बढ़ाइए, आप डिप्लोमेसी के साथ में जितना हो सके वहाँ पर बातें कीजिए और कंटिन्यूसली अपना जो एक इंटरफेरेंस नहीं बोल सकते हैं उसको हम बोलेंगे कि एक एंगेजमेंट है, वो एंगेजमेंट बनाए रखना चाहिए ताकि जो डायलॉग है और रिकंसाइलेशन जो होएगा दोनों ही कंट्रीज में वो यहाँ पर अच्छे से हो सके। इंडिया को और भी ग्रुप्स के साथ यहाँ पर काम करना चाहिए। आसियान ग्रुप है, एक यूरोपियन यूनियन हम देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस हम देख सकते हैं कि कोई पीसफुल रेजोल्यूशन पास हो जाए जो भी म्यांमार के अंदर अब हो रहा है। तो इंडिया की जो पोजिशनिंग है वो बिल्कुल विपरीत नहीं जानी चाहिए फिलहाल स्थिति के, ताकि और ज़्यादा वो इंडिया के खिलाफ हो सके। दूसरा हम देखेंगे कि क्योंकि हमने देखा पहले कि बॉर्डर को लेकर हमारी बहुत बड़ी समस्या है, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले बॉर्डर को यहाँ पर सिक्योर कर देना चाहिए। तो सिक्योरिंग द बॉर्डर होना चाहिए, क्योंकि अब जब ये बॉर्डर है वहाँ पर सिक्योरिटी जब बढ़ाई जाएगी तो जितने भी रिफ्यूजीज आ रहे हैं उनके डिस्टेबलाइजेशन होने को रोका जा सकेगा, वो उसी रीजन में रह पाएंगे और इसी तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एड देनी चाहिए, इंडिया की तरफ से मदद की जानी चाहिए। यहाँ पर जितने भी लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट मांग रहे हैं, देखिए उनको रिफ्यूज़ी ना देके, असाइलम ना देके उनको मदद दीजिए, खाना दिलवाइए, मेडिसिन दीजिए, सारी चीज़ें दीजिए। लेकिन आप क्या करें, वो भी मानवतावाद के ऊपर। रिफ्यूजीज़ वगैरह को इंडिया की हमेशा से कमिटमेंट रही है कि वो अपने जो हमारे नेबर्स वगैरह हैं उनका ध्यान रखेंगे। और इसी वजह से हमेशा इंडिया का एक जो हम देख पाएंगे G20 के अंदर भी इंडिया का जो एक कृष्ण जी के द्वारा यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कैसे एक फ्रेज है संस्कृत का, वासुदेवाय कुटुंबकम, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं एक ही फैमिली है। तो उसके ऊपर भी इंडिया हमेशा अपनी तरफ को ऐसा दिखाता रहता है कि हम तो ऐसे ही मानते हैं। तो उसी तरीके से इंडिया को अपनी जो पॉलिसी है उसको भी रिप्रेजेंट करना चाहिए। फिर हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन का क्या मतलब है, यानी कि स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पर कोऑपरेट कर सकते हैं, एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं सोच समझकर। अब ये स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन किनके साथ हो सकता है, एशियान मेंबर के जो यहाँ पर एशियान कंट्रीज़ है उनके साथ हो सकता है। ये सभी की सभी कंट्रीज़ जो है वो एक साथ जुड़ी हुई हैं और क्योंकि म्यांमार भी इसका एक पार्ट है तो ये सारी कंट्रीज़ अगर आएंगी तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो म्यांमार के अंदर स्थिति है वो अच्छे से निपट जाए। फिफ्थ में हम देखेंगे कि अब इंसर्जेंट ग्रुप जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर इंडिया की तरफ से निभाने वाले थे, अब उनको एड्रेस करना पड़ेगा और उनसे डील करने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए कि जो ये अनरेस्ट हो रहा है म्यांमार के अंदर उसका थोड़ा सा फ़ायदा ना ले ले वो इंसर्जेंट ग्रुप। इसी वजह से म्यांमार के साथ अपनी कॉपरेशन बढ़ा के और इंटेलिजेंस शेयरिंग करवानी चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए कि हमारे साथ जो भी यहाँ पर आपके लोग हैं उनको शेयर कर दीजिए, हम आपको ये दे देंगे। तो एक तरीके से स्ट्रेटजी के साथ में उनकी लोकेशन का पता लगा के और फिर उनको पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि हैं तो वो म्यांमार के जंगलों में ही। और एट द एंड जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया की तरफ से उनको और ज़्यादा बढ़ा के रखना चाहिए, चलाते रहना चाहिए। क्यों चलाना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया पीछे हट जाता है उसी समय पे चाइना की जो इंटरफेरेंस है, चाइना का जो पैसा देना है वो एकदम से बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो बैक फुट पे जाके इससे नुकसान ही झेलेगा। तो इंडिया को इसी वजह से जो भी इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोलैबोरेशन जो भी चल रहे हैं म्यांमार के साथ में, वो चलते रहने चाहिए ताकि कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी एंगेजमेंट तो म्यांमार के साथ इंडिया की होती ही रहे।
नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ओनली 1% वुमन स्क्रीन्ड फॉर सर्विकल कैंसर इन इंडिया। देखिए सर्वाइकल कैंसर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, और सर्विकल कैंसर जो है उसको बहुत अच्छे से हम बहुत सारे आर्टिकल्स में यहाँ पहले भी समझ चुके हैं। इसको समझने के लिए हमें एक छोटे से डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें होगा फीमेल का यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें हम देखेंगे जब यहाँ पर यूट्रस, यहाँ पर सबसे पहले वजाइना होती है, और वजाइना के बाद में हम अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देता है सर्विक्स। तो ये जो सर्विक्स होते हैं इसी के ऊपर जब ये आप इसको येलो कलर से देख पा रहे हैं, जब कैंसर बनने लग जाता है यहाँ पर, तो हम देख पाएंगे कि ये इसको जाना जाता है सर्विकल कैंसर के नाम से, जो कि फीमेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाया भी जाता है। ये फीमेल्स की 2 ओवरीज होती है, और यहाँ पर हमें फेलोपियन ट्यूब दिखाई देती है, यहाँ पर हमें यूट्रस दिखाई देती है। तो इस तरीके से ये जो कैंसर है ये होता है। अब कुछ डाटा आया है, क्योंकि ये कैंसर जो है वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। दूसरी बात, सेकंड नंबर पे होता है। देखिए सबसे ज़्यादा कैंसर जो फीमेल्स में देखा गया है वो सबसे पहले देखा जाता है ब्रेस्ट कैंसर, और ब्रेस्ट कैंसर के बाद में जो सबसे हाईएस्ट नंबर किसी कैंसर के हैं तो वो किस चीज़ के हैं, सर्विकल कैंसर के यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब इतना सब डाटा होने के बाद भी जब हम पूछते हैं, कोई डाटा निकाला जाता है कि ठीक है आपको पता कैसे चलता है, तो हमें समझ में आएगा कि कैसे जो डाटा है हमारे पास, अभी रिसेंट डाटा आया है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और उन्होंने बताया है कि कैसे यहाँ पर जो ब्रिक नेशन है, देखिए ब्रिक नेशंस के साथ कंपैरिजन हुआ। ब्रिक नेशंस के लिए आपको ब्रिक को समझना बहुत ज़रूरी है। ब्रिक को फिर से आप तोड़ेंगे तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के साथ बनी हुई है। जैसे कि बी से यहाँ बनता है ब्राज़ील, आर से इसमें होता है रशिया, और हम देख पाएंगे आई से होता है इंडिया। तो इंडिया को भी हम इसका पार्टनर देख पाते हैं, राइट। सी से हम चाइना को इसका एज अ मेंबर देख पाएंगे, और एस से यहाँ पर होता है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका को भी हम इसका मेंबर देख पाते हैं। तो ये 5 जो कंट्रीज़ आपको दिखाई दे रही हैं, ये 5 कंट्रीज़ का एक समूह है, जिसके अंदर नेशनल डेवलपमेंट बैंक को भी बनाया गया है। और इन समूह का काम है कि ये एक दूसरे की मदद करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमी में, हर किसी चीज़ों में जहाँ जहाँ पर इनसे मदद हो सकती है। तो उसी एम के साथ इसको बनाया गया है। तो इसी ब्रिक के जो नेशंस हैं उनकी तरफ से कुछ रेट्स यहाँ पर दिखाए हैं, जिसमें बहुत सारे डिस्पैरिटी दिखाई गई, यानी कि बहुत सारे भेद दिखाई देते हैं इवन एक ही ऑर्गेनाइजेशन का साथ होने में, कि कोई कंट्री का जो यहाँ पर स्क्रीनिंग है, टेस्टिंग के लिए जो किया जाता है वो बहुत ही कम है। जैसे कि इंडिया के अंदर सिर्फ 1% ऐसी औरतें हैं जिनको या तो सर्विकल कैंसर के लिए, या ब्रेस्ट कैंसर के लिए, या ओरल कैंसर के लिए, मुंह के अंदर जो कैंसर हो जाता है उसके लिए यहाँ पर स्क्रीन किया गया। और स्क्रीन का क्या मतलब है कि उनकी जांच की गई है कि क्या उनको ऐसा हो सकता है, क्या उनको कोई सिम्टम्स हैं। क्योंकि ये सर्विकल, देखिए कोई भी कैंसर होता है ना, उसको बनने में और किसी फाइनल स्टेज पे पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। अब जैसे हम सर्विकल कैंसर की बात कर रहे हैं, तो जब तक सर्विकल कैंसर अर्ली स्टेज में है तो ये एक इस तरीके का कैंसर है कि इसको बहुत अच्छे से ठीक किया जा सकता है, आराम से ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जब ये बढ़ जाता है 4th स्टेज की तरफ, 3rd स्टेज की तरफ, तो हम देख पाएंगे कि फिर इसको प्रिवेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और बहुत ज़्यादा हमें इसमें क्या देखने को मिलती है, फीमेल की डेथ यहाँ पर दिखाई देती है, पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। अगर टाइम पर स्क्रीनिंग हो सकती हो किसी भी फीमेल की, बच्चों की, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर जहाँ पर जो हाई रिस्क है वो ज़्यादा होता है, तो हमें क्या समझ में आएगा कि ये जो डेथ है उनको रोका जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये समय के साथ नहीं होता है, तो इसी वजह से ये जो नंबर ऑफ पेशेंट हैं वो ज़्यादा निकल कर आते हैं। इंडिया में देखेंगे तो 1% तक देखने को मिला है सारे कैंसर्स को मिला के। और जो हम अदर ब्रिक्स नेशंस को देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये डाटा जो है, इसके अकॉर्डिंग हम देख पाएंगे कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं अदर जिसमें 70% तक की महिलाओं को, 100 में से 70 महिलाओं को यहाँ पर स्क्रीन कर लिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि उनको कोई सिम्टम्स है, बिना सिम्टम्स के ही उनकी स्क्रीनिंग पहले ही कर ली जाती है, ताकि पता लगाया जा सके कि इनको आशंका तो नहीं है, कि इनको हो तो नहीं गया है शुरुआत। तो इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट के अंदर ये डिस्पैरिटी, क्या हमारी स्टेट्स के अंदर भी है।
तो स्टेटिस्टिकल एविडेंसेस अगर 2019 से लेकर 2022 के देखे जाएं तो पता लगता है कि यहाँ पर कैंसर की स्क्रीनिंग जो है वो एक्चुअली में कोई भी ऐसा कैंसर नहीं है इंडिया के किसी भी स्टेट में जिसमें 10% से ज़्यादा की गई हो, यानी कि 10% लोगों को छोड़कर किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं देखने को मिला है कि यहाँ पर कैंसर, सभी कैंसर्स को मिला के ये 10% आया है। तमिलनाडु जो है उसमें एक एक्सेप्शन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 7% सर्विकल कैंसर के देखे जा चुके हैं और 3% हम देख पाएंगे ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो और उसके अलावा अगर हम देखें ओवरऑल स्क्रीनिंग की, अगर हम और स्टेट में बात करें तो पंजाब में आप देख पाएंगे कि सर्विकल कैंसर सिर्फ 1.9 का रेशो है, हरियाणा के अंदर 0.5% और गुजरात जैसी स्टेट में 0.2%। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो जांच है वो बहुत ही कम है इंडिया के हर स्टेट में। सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस। चलिए अब हम चलते हैं ग्लोबल कंपैरिजन की तरफ कि इंडिया की परफॉर्मेंस ग्लोबल स्केल के ऊपर कैसी है। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ हैं स्वीडन, आयरलैंड, यूएस, यूके। तो ऐसी कंट्रीज़ की अगर बात करें तो जो शेयर है वुमन का सर्विकल कैंसर के अंदर वो यहाँ पर 70% से भी ज़्यादा है। वो ऑलरेडी हम पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर वुमन जो है वो 70% से भी ज़्यादा उनकी जांच कर ली जाती है, उनको देख लिया जाता है। और इवन ब्रिक के नेशंस में भी अगर हम देखें तो रशिया जो है वो 93% तक यहाँ पर जितनी भी फीमेल पॉपुलेशन है उनकी स्क्रीनिंग करवा चुका है। उसके अलावा हम बात करें ब्राज़ील की, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर वहाँ का सबसे बड़ा एक कंट्री है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इंडिया जो है ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ पर भी 58% तक की स्क्रीनिंग देखने को मिली है। और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में भी 52% तक का हम यहाँ पर स्क्रीनिंग का डाटा देख पाएंगे। तो इंडिया को देखें तो कितना ज़्यादा इंडिया यहाँ पर पीछे है। लेकिन तमिलनाडु का रोल जो है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि तमिलनाडु में क्या है 7% तक की हमें दिखाई देती है। तो इसी वजह से यहाँ पर एक आर्टिकल जो लिखा गया है एल्शा सनी के द्वारा, और काम कहाँ आएगा हमें, ये जीएस पेपर 3 में भी काम आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमी के अंदर एक हेल्थ का हमारे पास एक पैटर्न होता है, उसमें पूछे जाते हैं हेल्थ से रिलेटेड, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी काम आएंगे। तो इसी तरीके से सवाल पूछा जाएगा मेंस के अंदर। आपसे पूछेगा कैसे, मान लीजिए अब आपको तमिलनाडु का यहाँ पर बता दिया गया, तो क्वेश्चन आपको तमिलनाडु का इन्फ्रेंस देते हुए कहेगा कि इंडिया इससे क्या सीख सकता है और कैसे बढ़ा सकता है। तो तमिलनाडु में भी बात करें तो डेमोग्राफिक स्क्रीनिंग की बात करें तो काफ़ी बड़ा चैलेंज है। देखिए ओल्डर वुमन जो है ना, उनकी ज़्यादा यहाँ पर मेजॉरिटी में स्क्रीनिंग देखने को मिली है, यानी कि जिनकी आयु थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क पर कौन है, ओल्डर वुमन ही होती है। और उसको और ज़्यादा इनकरेज किया जाता है कि यंगर वुमन जो है वो भी स्क्रीनिंग के लिए आए और अपना टेस्ट वगैरह जो है उसको करवाए। तो यंगर वुमेंस को भी यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके अंदर ही एक्चुअली में ये शुरुआत ज़्यादा देखने को मिलती है। एडिशन में बात करें तो ये भी ऑब्जर्व किया जाता है कि जिन्होंने 7 साल की पढ़ाई की हुई है उनमें से यहाँ पर बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हम देख पाएंगे कि कोई यहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए आया है, यानी कि जिन्होंने केवल 7th क्लास तक की स्कूलिंग की हुई है या फिर कभी भी स्कूल में गए हैं, 10th क्लास तक पास नहीं की, और उनसे जो ऊपर हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा ठीक से की है वो यहाँ पर ज़्यादा आते हैं स्क्रीनिंग के लिए। फिर हम और भी देख सकते हैं कि कैसे एससीज़ की बात करें या फिर एसटी की बात करें या बैकग्राउंड क्लासेस की बात करें तो वहाँ से भी स्क्रीनिंग यहाँ पर कम हुई है। अब आप यहाँ पर आर्टिकल हमारा ख़त्म हो जाता है इस डाटा का साथ में, लेकिन आप लोग खुद सोचिए, क्या यूपीएससी आपसे कोई डाटा मांगना चाहता है? नहीं मांगना चाहेगा। मांगेगा भी तो प्रीलिम्स में आ गया, प्रीलिम्स के लिए हो गया, लेकिन मेंस में आपसे पूछा क्या जाएगा? मेंस में हमें यहाँ पर क्या किया है, एक समस्या बता दी गई है, एक प्रॉब्लम बता दी गई है। तो अब मेंस में हमें क्या देने पड़ेंगे? सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे। और सॉल्यूशंस क्या है इस चीज़ के? समस्या को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें 3 चीज़ों का यहाँ पर पता चलता है, तमिलनाडु के अंदर भी और अदर जो स्टेट्स हैं उनके अंदर भी। पहला क्या है, जिनके अंदर एजुकेशन की कमी है वो लोग यहाँ पर स्क्रीनिंग उनकी कम हुई है। दूसरा क्या है, यहाँ पर कास्ट से रिलेटेड बैरियर है, यानी कि जो थोड़े से हम बोलते हैं बैकग्राउंड क्लासेस हैं, जिनके पास थोड़े कम पैसे हैं, उनको यहाँ पर इश्यूज हुए हैं। तीसरा हम देख पाएंगे कि ओल्डर वुमन में ज़्यादा, यंगर वुमन ज़्यादा नहीं करवाती है, यानी कि क्या है, लेकनेस ऑफ अवेयरनेस है। तो अवेयरनेस की यहाँ पर कमी है, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ ओल्डर वुमन को ये हो सकता है, हमें शायद नहीं होगा। तो
3 मोटे मोटे हमें यहाँ पर मुद्दे इसी आर्टिकल से मिल जाते हैं। अब हमें समझ में आता है कि इन 3 कारणों के ऊपर अब स्टेट की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो क्या करें। सबसे पहले क्या किया जा सकता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड मास स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाया जा सकता है। इसमें क्या होगा, देखिए किसी भी स्टेट का ये एक कर्तव्य होता है कि वो जो भी डिसीज आती है पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी के अंदर उसको पहले प्रिवेंट कर सके, और गवर्नमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकती है कि इतने सारे क्लिनिक हैं यहाँ पर हमारे इंडिया में जो ऑलरेडी बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मोबाइल स्क्रीनिंग यूनिट निकाली जा सकती हैं जहाँ पर घर घर पे जाके टेस्ट किया जा सकता है। तो ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर डिज़ाइन करने चाहिए जो एक तो अफोर्डेबल हो, दूसरा एक्सेसिबल हो। ऐसा ना हो कि आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर ही स्क्रीनिंग करवानी पड़ेगी। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो उससे क्या होगा, यहाँ पर क्या दिखाई देगा हमें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जाने में बहुत सारे लोग शायद ना पहुँच पाए वहाँ तक। तो एक्सेसिबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आप जहाँ नज़दीक से नज़दीक उस चीज़ को जाकर एक्सेस कर सकें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं कि एजुकेशन कैंपेन करवाने बहुत ज़रूरी हैं, खासकर पब्लिक अवेयरनेस करवानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्कूल्स में होता है, अगर ये वुमेन्स के साथ घर घर जाकर यहाँ पे किया जाता है, अगर ये एडवर्टाइजमेंट के साथ टीवी पर दिखाया जाता है, यानी कि सोशल मीडिया हर जगह पर अगर यहाँ पर कैंपेन्स चलाए जाते हैं, तो इससे क्या होगी, एजुकेशन भी बढ़ेगी, साथ में अवेयरनेस भी बढ़ेगी। तो दोनों चीज़ें इससे स्क्रीनिंग की यहाँ पर अच्छी हो पाएंगी। फिर तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कैसे कोलैबोरेशन किया जा सकता है एनजीओज के साथ या फिर सिविल सोसाइटी के साथ। अब गवर्नमेंट क्या है, इसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं किसी एनजीओ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि वो रूरल एरियाज़ में जहाँ पर गवर्नमेंट जो है हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं, नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ तक ये एनजीओज क्या करें, पहुँची जाए। और जैसे कि वोटिंग की जाती है उसी तरीके से स्क्रीनिंग के ऊपर भी यहाँ पर ध्यान दिया जाए। फिर जो हेल्थ केयर होते हैं, हेल्थ केयर जो प्रोवाइड करते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। एजुकेशन जो कैंपेन है उनका टारगेट होना चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर पे, यानी कि जो हेल्थ केयर दे रहा है, डॉक्टर्स होते हैं, उनको ये बात समझा देनी चाहिए कि अर्ली सिम्टम्स क्या है, यानी कि कैंसर जो हो रहा है उसके अर्ली सिम्टम्स क्या आएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है, अर्ली संकेत जो आपको स्टार्टिंग में लग जाते हैं, उसी समय पे आपको क्या करना है, जाकर उनकी चेक करवाना है, डिटेक्शन करना है कि नहीं आपको ये टेस्ट करवाना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी इसको कंट्रोल करने में, कर्व करने में इंडिया का काफ़ी साथ निभाएंगी। टेक्नोलॉजी बहुत सारी हो चुकी है, टेक्नोलॉजी का यहाँ पर साथ लेना चाहिए। मोबाइल हेल्थ हो सकती है कि आप एक तो टेली मेडिसिन का यहाँ पर किया जा सकता है कि मान लीजिए कोई किसी को डाउट हो रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि एक टाइम के बाद इस कैंसर से क्या होता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो किसी को अगर ऐसा संकेत होता है, वो क्या करे, टेलीफोन करें यहाँ पर टेली मेडिकेशन के अंदर, और उनसे ऐसी सलाह मशवरा करें, अपने सारे के सारे सिम्टम्स बताएं, थोड़ा ठीक लगता है तो फिर आप टेस्टिंग के लिए चले जाएं। मोबाइल हेल्थ का क्या मतलब है कि घर तक यहाँ पर हेल्थ आ सके, यानी कि कुछ ऐसा हो सके, चाहे वो जैसे कि हम देख पाते हैं कि एक जैसे कि मोबाइल गवर्नेंस होती है, उसी तरीके से क्या होना चाहिए, यहाँ पे मोबाइल हेल्थ भी होनी चाहिए। कोई गाड़ी होनी चाहिए, कोई बस यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए जो गांव-गांव में जाके टेस्टिंग की फैसिलिटी को प्रोवाइड करवा सके। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे लास्ट पॉइंट भी है, वो है यहाँ पर कि पॉलिसी में रिफॉर्म लाना कितना ज़रूरी है। खासकर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनको यहाँ पर आना पड़ेगा सामने, और हेल्थ मिनिस्ट्री को एफर्ट बनाने पड़ेंगे कि जो कैंसर प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल है, यानी कि कोई चीज़ होने से पहले ही उसको रोक कैसे दे, और अगर नहीं रुका तो उसको अब कंट्रोल कैसे करें, काबू में कैसे करें, इन दोनों चीज़ों के ऊपर पॉलिसीज़ के अंदर सुधार लाने पड़ेंगे, एफर्ट बनाने पड़ेंगे। जैसे कि फ्री में कर देना चाहिए, जो टेस्ट होते हैं जिनका लग रहा है कि शायद उनको कैंसर हो सकता है, तो उसको क्या करो, फ्री के अंदर उनकी स्क्रीनिंग या उनकी जाँच करनी शुरू कर दीजिए। तो इससे हो सकता है कि लोग आकर आपके पास करवाना शुरू भी करें। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन एंड हाउ डज इट सिक्योर इन्फॉर्मेशन। बात की गई है एंड टू एंड, ई टू ई हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, खासकर व्हाट्सएप के जो कंटेक्स्ट है उसके अंदर इसको ज़्यादा सुना जा सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसी ऐप है या ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन देने की बातें करता है। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन क्या है कि यानी कि आप जो कोई भी बात बोल रहे हैं वो सिर्फ या तो आपको पता है या आपने जिस रिसीवर के पास भेजी है उसको पता है, यानी कि हम लोगों को भी बीच में नहीं पता है।
अब ये कैसे हो सकता है? देखिए, एंड टू एंड का एक ऐसा मतलब होता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए, खासकर ह्यूमन राइट्स वगैरह में, टेक्नोलॉजी फॉर्म में इसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसको करने के लिए एक इंस्क्रिप्शन बनाया जाता है। दो तरीके के इंस्क्रिप्शन यहाँ पर होते हैं। एक होता है यहाँ पर सिमेट्रिकल इंस्क्रिप्शन, जिसमें आपकी सिमेट्री दिखाई देगी, यानी कि हर बार आपके लैपटॉप की जो हार्ड ड्राइव होती है उसके अंदर ये सेव हो जाएगा। और अब सिर्फ आपके लैपटॉप में ही एक की बनाई जाती है, यानी कि एक चाबी, ये ताला बन गया है, आपने एक ताला यहाँ पर बनाकर भेजा और एक बीच में आपको की बनाएगी जो उसी के फ़ोन में या उसी के उसमें जाकर खुल सकता है। दूसरा हम देखते हैं एसिमेट्रिकल, यानी कि अब क्या होगा, एक में तो क्या होगा कि आपकी जो हर मैसेज है वो मान लीजिए AB 1 2 3 पता नहीं क्या लिख के जाएगा, यानी कि उसको डिकोड नहीं किया जा सकता, डिसाइफर नहीं कर सकते, उसको आप पढ़ नहीं सकते, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल बदल जाएगी और वो हर बार एक ही बनेगी। सिमेट्रिकल है तो यानी कि आपके लैपटॉप से जाकर और इनके लैपटॉप में जाकर वो क्या करेगी, डिकोड हो जाएगी या फ़ोन में जाकर डिकोड हो जाएगी। एसिमेट्रिकल क्या होता है, ज़्यादा सिक्योर है। अब एसिमेट्रिकल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम देख पाएंगे एसिमेट्रिकल में हर बार कोई नया इंस्क्रिप्टेड कोड बन जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे 0011 0011 ऐसे कर करके हर बार एक नया बन जा रहा है और उनके पास जाने के बाद भी यहाँ पर नया ही वो बन के दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ठीक बात है, अब इन्फॉर्मेशन जो है उसको इनक्रिप्ट किया कैसे जाता है, उसको डिसाइफर कैसे करें। देखिए, ये जो सीक्रेसी है ना, उसी के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग इंस्क्रिप्शन मेथड भी काम करते हैं। सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक हम दोनों की ही बातें कर चुके हैं। तो एसिमेट्रिक जो इंस्क्रिप्शन होता है उसमें अलग अलग कीज़ को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि हायर जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर दोनों तरफ ही बन सके। ये फिर सवाल आता है कि क्या इसको क्रैक किया जा सकता है? क्या हम जो सोचते हैं कि हम तो बहुत सेफ हो गए, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है, तो क्या ये क्रैक भी हो सकती है? तो बिल्कुल एक प्रोसेस यहाँ पर है जिसके थ्रू इसको हाईजैक किया जा सकता है या हैक किया जा सकता है। क्या है वो प्रोसेस? उस प्रोसेस का नाम है मैन इन द मिडल, MITM ये हो जाता है। मैन इन द मिडल का क्या मतलब है कि ये इंसान आपके लैपटॉप या फ़ोन को ही हैक करेगा अगर सिमेट्रिकल यहाँ पर कोज है तो, और उससे आपकी की को चुरा लेगा और इसके पास जाने से पहले ही आपके मैसेज को या क्या कर लेगा, डिसाइफर कर सकता है और उसके पास फिर से भेज देगा। तो कहीं ना कहीं ये हैक हो सकती है, लेकिन एसिमेट्रिकल जो है उसको हैक कर पाना इतना आसान नहीं है। तो मालवेयर्स वगैरह जो आपके, यानी कि अगर आपका लैपटॉप या फ़ोन ही हैक होता है तभी जाके आपका जो ये एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है इसको भी कहीं ना कहीं तोड़ा जा सकता है। एट द एंड अगर हम इसको समझे तो हमें समझ में आता है कि सिक्योरिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल तो ये है। और कभी कभी ऐसा है कि देखिए थोड़ा बहुत इसमें रिस्क है, अनक्रैकेबल नहीं है पूरे तरीके से, 100% हम नहीं बोल सकते कि हाँ ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगा, आप इसको हैक नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा जो डिजिटल कम्युनिकेशन की हम बात करें उसमें अगर हम डिजिटली अपने सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसके लिए स्टिल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पर भी दिखाई देता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है जीनोमिक रिवॉल्यूशन। देखिए, जीनोमिक जो ये टर्म यहाँ पर बनी हुई है ये बनी है जीनोम से, और जीनोम क्या होते हैं हमारे, जिनको जीन बोला जाता है। अब ये मिलते कहाँ पर है, चलिए वो भी बता देते हैं। हमारा DNA कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, डबल हेलिक्स DNA होता है हमारा। इसको जो ये 1 है ये क्या होती है, हेलिक्स होती है, और इसके अंदर अलग अलग पेयर बनते हैं। हम देख पाएंगे अलग अलग कलर्स के अलग अलग यहाँ पर पेयर बनेंगे, और ये जो पेयर होते हैं जो कि कभी A के साथ T बनता है, C के साथ D बनता है, तो ये जो पेयर होते हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे जीन्स के बारे में। यानी कि हमें नहीं पता है कि हमारा जो जीन का मेकअप है वो क्या है और हमारा जीन का मेकअप क्या होगा और जीन एक्चुअली में होते क्या। अब जो आप ये कलरफुल यहाँ पर जीन्स को देख पा रहे हैं इसका मतलब होता है कि हर जीन के अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखिए। मान लीजिए हमने हमारे एक सेल जो होगा, किसी के भी बॉडी में हमारे सेल होते हैं, सेल से ही हमारी बॉडी बनी हुई है। बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं। और जब सब ऑर्गन जैसे कि हार्ट, किडनी, ये सब एक साथ मिलते हैं तो ऑर्गन हम देख पाएंगे ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम के बाद से हम आगे जाके पूरा का पूरा हमारा बॉडी होता है। तो हम इस तरीके से करते हैं। लेकिन एक सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक सेल के अंदर हमारा DNA होता है,
इसी एक सेल के अंदर हम देख पाएंगे आरएनए भी होता है। ये डीएनए आरएनए को बाहर भेजता है मैसेंजर आरएनए बनाकर, और इस मैसेंजर आरएनए को बोलता है कि तुम जाकर बताओ बॉडी के एक पार्ट को जो कि कौन सा हमें प्रोटीन चाहिए। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कौन करता है? आरएनए करता है। लोगों को लगता है कि ह्यूमन जो बॉडी है उसके अंदर आरएनए नहीं होता है। आरएनए आपका सिंगल हेलिक्स होता है, इस तरीके से दिखाई देता है, यानी कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी अब वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ इस तरीके से ये अपने पास रख पाएगा। इन्फॉर्मेशन ये भी लेके जाता है, तभी तो ये प्रोटीन बना पाता है। ज़्यादातर आरएनए हमें देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर, कि प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर उनका जो स्ट्रक्चर है वो आरएनए का ही स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये हमें पूरा डिफरेंस समझ में आया। अब इस एक जो सेल है इसके अंदर इस डीएनए में 36,000 यानी कि 36,000 हमें यहाँ पर जीन दिखाई देते हैं। यानी कि ये जो पेयर आप देख पा रहे हैं, अगर इसको आप देखेंगे तो ये एक पेयर इस तरीके के 36,000 हमें ऐसे सीढ़ियों नुमा हमें ऐसे स्ट्रिंग दिखेंगे, और हर पेयर के अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है। क्या इन्फॉर्मेशन होती है? आपकी आंखों का कलर क्या रहेगा, आपकी नाक जो है वो कितनी लंबी होने वाली है, आपके बाल कैसे होने वाले, घुंघराले होने वाले, स्ट्रेट होने वाले, कलर क्या रहेगा, स्किन का कलर कैसा होगा, प्यूपल, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपकी होती है। और इसी वजह से माना जाता है कि 98% यहाँ पर हमारा डीएनए जो बहुत सारे एनिमल्स के साथ मिलता है, और 99.9% सभी ह्यूमंस का डीएनए भी एक साथ मिलता है। इसी वजह से आप देख पाएंगे हम सभी की 5-5 उंगलियां होती हैं, आंखें होती हैं, हम सब एक जैसे दिखाई देते हैं। जस्ट बहुत ही माइनर हमारे अंदर चेंजेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, 0.1% के ही चेंजेस हमें सभी में दिखाई देते हैं। अब हम फैक्चुअल थोड़ा सा अलग बढ़ते हैं। अब हमारा जो ये टॉपिक है, पहली बात तो हमें काम कहाँ आने वाला है, टॉपिक जो है वो काम आने वाला है हमें जीएस पेपर 3 में। और जीएस पेपर 3 के भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो बायोटिक का यहाँ पर हम देख पाएंगे वहाँ पर ये काम आएगा। क्या ऐसा जीनोम रेवोल्यूशन या ऐसा जो कैंसर केयर के लिए ट्रीटमेंट है वो पहले भी सवाल आ सके हैं? बिल्कुल आ चुके हैं, बल्कि 2023 के अंदर ही यहाँ पर CRISPR-Cas9 के ऊपर क्वेश्चन आया है मेंस के अंदर। तो CRISPR-Cas9 क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जो कि मॉडिफाई कर सकती है आपके जीनोम स्ट्रक्चर को ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इससे प्रीलिम्स में भी पहले सवाल है, आगे मेंस में भी बिल्कुल आ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। इतना आपको समझ में आ गया जीनोम होता क्या है। अब मैं आपको समझा दूं कैंसर क्या होता है। देखिए हमें पता है हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से बनकर बनी हुई है। हमारी बॉडी में अलग अलग सेल होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में ये सेल बटे भी होते हैं। कुछ होते हैं स्टीम सेल, यानी कि ऐसे सेल जिनकी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो किसी भी टाइम पे किसी भी अलग सेल का यहाँ पर अपना ले लेंगे। कुछ हमें दिखाई देते हैं जो कि होते हैं हमारे बॉडी के सेल, जिनको सोमेटिक सेल भी बोला जाता है। और ये सोमेटिक सेल कौन से होते हैं? जो कि ह्यूमंस के अंदर दिखाई देते हैं। कुछ सेल ऐसे होंगे जो कि सिर्फ ब्रेन के अंदर पाए जाएंगे न्यूरॉन्स को करने के लिए। तो ऐसे कर करके हमारे पास बहुत सारे सेल हैं। और कुछ सेल हमारे कैसे होते हैं जो कि ब्लड सेल होते हैं, राइट। तो ये ब्लड सेल दिखाई देते हैं। इसी ब्लड सेल में अगर इसकी कंपोजिशन में बनने में थोड़ा अलग हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसको निकल वगैरह का जो हम देखते हैं ऐसे ऐसी बीमारियां भी दिखाई देती हैं। तो ये सारे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सेल हैं, ऐसा नहीं एक है। ये जो हमारे स्टीम सेल दिखाई दे रहा है ये एक ऐसा सेल है जो किसी भी सेल का रूप यहाँ पर ले सकता है ज़रूरत पड़ने पर। हालांकि और सभी सेल सिर्फ अपना अपना काम करेंगे। अब यहाँ तक हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम समझेंगे कि ये जो सेल होते हैं अलग अलग सेल, अब ये कुछ समय के लिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बॉडी इनको जन्म देती है और इनका लाइफ साइकिल होता है। जैसे कुछ हमारी बॉडी में सुसाइड सेल होते हैं, या जिनको आप सुसाइड बॉम्ब सेल भी बोल सकते हैं। अब ये एक ऐसे सेल हैं जिसको हमारे सेल के अंदर से ही डीएनए ने प्रोटीन दे के इनके पास भेजा हुआ है। और ये एक ऐसे सेल है जिनके पास अगर ये फटेंगे, इनके अंदर बहुत सारा ऐसा प्रोटीन होता है कि अगर ये फट जाएंगे तो इसके आसपास वाले जितने भी सेल थे, मान लीजिए यहाँ पर हमें 10 सेल थे, ये सेल इनके अंदर जाता है और एकदम से अपने आप को फोड़ लेता है, तो ये सारे के सारे 10 सेल की यहाँ पर डेथ हो जाएगी। और ये क्यों बनाया है बॉडी ने? इस वजह से बनाया हुआ है बॉडी ने इसको, ताकि हमारे बॉडी के अंदर जब भी कोई वायरस आता है, देखिए बैक्टीरिया क्या होता है ना, बैक्टीरिया और वायरस में यहाँ पर हमें फ़र्क समझना पड़ेगा। इंसान 2-3 तरीके से बीमार होता है, इंटरनली भी आउटवर्डली भी हम देख पाएंगे। और ऐसे ही खासकर बैक्टीरिया होते हैं जो कि लिविंग फॉर्म है, यानी कि जिंदा है। अब बैक्टीरिया जिंदा होते हैं तो जिंदा चीज़ों से ही हमारे पास आ सकते हैं, खाने से आ सकते हैं, वाटर से वो लोग आ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको नॉन लिविंग चीज़ों में भी वो मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है।
फिर हम देखते हैं वायरस को। अब वायरस थोड़ा बैक्टीरिया से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वायरस एक तो छोटा होता है, बैक्टीरिया मान लीजिए अगर इतना बड़ा है तो वायरस इतना होगा, छोटा है। दूसरी बात, अपने आप को म्यूटेट कर सकता है, बार 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 अपनी फॉर्म को चेंज कर लेगा। तीसरी बात, वायरस क्या होता है कि जीवन और मृत्यु के बीच में रहता है, यानी कि जब तक वो बाहर है तो वो नॉन लिविंग फॉर्म में पड़ा रहेगा, डोरमेंट लाइफ ये जीता रहता है, नॉन लिविंग रहता है, हजारों सालों तक रहेगा, इसके अंदर कोई जान नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर इसने एंट्री ली, ये किसी एक सेल के ऊपर अंदर जाएगा, कब्जा करेगा और एकदम से लाइफ के अंदर आ जाएगा। जैसे ही ये लाइफ की फॉर्म में आता है, अब ये क्या करेगा, आपके सेल के डीएनए को हैक करेगा, डीएनए से आरएनए यहाँ पर बनाने को भेजेगा, कहेगा ऐसा प्रोटीन बनाओ, अपने जैसा सेम प्रोटीन बनवाएगा, उस प्रोटीन को फिर कोई और सेल लेगा और ऐसे ही अपने जैसे बहुत सारे वायरसेस को शरीर के अंदर पैदा कर देगा। अब ये बार बार रेप्लिकेट होंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे सेल क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, नॉर्मल जो हमारा लाइफ है किसी एक सेल का बॉडी में, वो लगभग 120 दिनों का है। और हमारे शरीर में, मैं आपको देखिए, जैसे मैंने आपको जीनोम की संख्या बता दी है ना कि 36,000 होते हैं, ऐसे में आपको सेल्स की संख्या नहीं बता सकती, क्योंकि वो ट्रिलियंस में है, बहुत ज़्यादा है। और हमने बोला कि हमारी बॉडी में एक सेल में 36,000 जीनोम है, तो क्या मैम इसका मतलब बहुत सारे जीनोम होंगे? हाँ, बहुत सारे होंगे, लेकिन टेक्निकली हम 36,000 ही बोल सकते हैं, क्योंकि हर सेल एक सेल की दूसरे की कॉपी है, राइट। तो अब आप एक एग्जांपल दीजिए कि आप एक स्टोर पे जाते हैं किसी शू खरीदने के लिए, आप उस शू खरीदने वाले स्टोर पे बोलते हैं कि मुझे एक नाइकी का, एक एडिडास का शू चाहिए। वो कहते हैं हमारे पास जूते तो हैं, लेकिन 36,000 है और सेम ही एक ही पेयर ऑफ द शूज़ की हमारे पास कॉपी रखी हुई हैं। तो आपको क्या फ़ायदा है? अगर एक ही है तो ठीक है, फिर सारे ही एक है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि आप 10,000 यहाँ पर रखे हुए हैं। 10,000 हैं, लेकिन एक ही ब्रांड है और एक ही जैसा दिखाई देता है, तो यानी कि एक ही हमें कॉपी मिलेगी। अगर वहाँ पर अलग अलग 10 ब्रांड के शूज़ रखे हुए हैं, अलग अलग तरीके, तो हम क्या बोलेंगे, 10 हैं। तो क्योंकि ये सभी एक दूसरे के सेम है, तो हमें ये समझ में आता है कि हाँ, हमारी बॉडी के अंदर 36,000 यहाँ पर जीनोम होते हैं एक सेल के अंदर। यहाँ तक आप समझे। अब क्योंकि ये वायरस आ जाता है सेल में, तो इसको बचने के लिए हमारे जो ब्लड सेल होते हैं वो इसी तरीके से कुछ सुसाइड बॉम्ब वगैरह पे बनाते हैं। तो ये सब हमें समझ में आ रहा है। अब हम समझ पाते हैं इतना सब समझने के बाद कि सेल होती है, उसकी लाइफ होती है, और उसके बाद क्या आगे, क्या आगे हमें पता चलता है कि सेल की जो लाइफ होती है, जब सेल को 120 दिनों में बनना होता है, मान लीजिए अब हमें चाहिए, हमारी बॉडी को 2.5 लाख सेल चाहिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे। अब जो सेल है वो बन तो रहा है, लेकिन 5 लाख बन चुका है, रुक ही नहीं रहा है। अब इसको रुकना चाहिए था 2.5 लाख बना के 120 दिनों के लिए, क्योंकि तब तक ये 2.5 लाख क्या होते, मर जाते, खत्म हो जाते, तब हमारा क्या बनते, नए की ज़रूरत पड़ती, तो हमें फिर बनाते। हालांकि इनको बनने में 10 से 15 दिन का टाइम लगता है, तो टोटली क्या होना चाहिए था इसको, 10-15 दिन, यानी कि हम बोल सकते हैं 105 से 110 दिनों के बीच तक रुकना चाहिए था, लेकिन नहीं रुका। जब ये कंटिन्यूसली सेल फॉर्म होता है ना, उसको बोला जाता है कैंसर, यानी कि कंटिन्यूसली वहाँ पर सेल जो है वो बिना रुके बनते जा रहे हैं। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं जीनोम रिवोल्यूशन प्रोमिसेस की तरफ। देखिए, कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जो जीनोम की वजह से ही होती है, और बहुत सारे लोगों को आर्टिकल में डाटा दिया गया है कि लगभग हम देख पा रहे हैं एक साल में लगातार यहाँ पर 20 मिलियन लोग ग्लोब में इस कैंसर से प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि कितना हो रहा है, लगभग अगर करोड़ के हिसाब में भी देखें तो हम देख पाएंगे कि लगभग 2 करोड़ लोग यहाँ पर एनुअली हर साल आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर जीनोम टेक्नोलॉजी का भी राइज हो रहा है। हम नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जैसे कि जीनोम सीक्वेंसिंग। ये कैसे पता चला कि आपको आपकी सेल के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिला कि 36,000 ही क्या होते हैं, जीनोम होते हैं। कैसे पता चला? क्योंकि जीनोम की सीक्वेंसेस की गई थी। देखिए, एक ह्यूमन डीएनए या जीनोम प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया था 2005 में अमेरिका के द्वारा, जो कि वर्ल्ड के हर पॉपुलेशन से हर जगह से उन्होंने डीएनए लिया, और वो प्रोजेक्ट जाके कंप्लीट होता है 2022 के अंदर। और इतने समय के बाद में हमें समझ में आता है कि जीनोम ये जो हमारा है, इसको पूरा का पूरा सीक्वेंस कर लिया गया। एक एक वो जो हमें समझ में आया कि एक एक चीज़ जो है हर डीएनए के अंदर, एक एक जो हमारा 36,000 के 36,000 जो हम देख पाते हैं, उनको एक एक करके बिल्कुल अच्छे से समझ लिया गया कि किसमें क्या इन्फॉर्मेशन, कौन सा पेयर बनेगा तो उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होगी।
ये हमें समझ में आया। बहुत सारे प्रोजेक्ट पढ़ा, अलग अलग साइंटिस्ट दुनिया भर के इस पे लगे हुए थे। और उसके बाद में जब ये हो जाता है तो अब हमारे पास बहुत सारे नए रास्ते खुल चुके हैं, खासकर जब मॉलिक्यूलर ऑरिजिन को किसी डिजीज़ को अगर समझना है या फिर पर्सनलाइज कैंसर ट्रीटमेंट देने की बात होती है कि किसी को पर्सनलाइज कैंसर ट्रीटमेंट, यानी कि उनका कैंसर कैसा है, उनको कैंसर को अब यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो ये पर्सनली, क्योंकि उनका डीएनए का पूरा यहाँ पर सीक्वेंसेस हो सके। हालांकि ये बहुत महंगा होगा, क्योंकि किसी इंसान का पूरा डीएनए पढ़ना, फिर उसमें प्रॉब्लम देखना, ढूंढना कि किस प्रॉब्लम से कैंसर हो रहा है, फिर उस प्रॉब्लम को यहाँ पर जब एक बार में इसको 10 से 20 साल लग गए करने के लिए, 15 से 20 साल, तो क्या दोबारा ऐसे ही हो जाएगा? नहीं होगा इतना समय में, क्योंकि सुपर कंप्यूटर इसमें चाहिएंगे। अगर आप ऐसे ही मैनुअली इससे करने लग जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट की डेथ हो चुकी होगी उस टाइम तक। लेकिन अभी भी इसमें हो सकता है होल जीनोम सिक्वेंसेस करके यहाँ पर हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें अगर कैंसर के अंदर, तो जीनोम सीक्वेंसेस किए जा सकते हैं किसी भी एक पेशेंट के सिंगल डीएनए टेस्ट लेकर, और उससे उसके उस जीनोम को हटाया जा सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि देखिए कुछ ऐसा एक एग्जांपल भी है, एंजेलिना जोली ने अपना खुद का यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग करवाया था, बहुत बड़ी हॉलीवुड की हीरोइन है। और जब वो ऐसा कराती है तो उनको पता चला कि उनका क्या है, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उनको समझ में आ गया, क्योंकि ये जो हमारे जीनोम के पेयर थे, एक पेयर से हमें 36,000 में से एक पेयर ऐसा निकला जिसमें हमें समझ में आया कि इस पेयर के अंदर इन्फॉर्मेशन है कैंसर की या ब्रेस्ट जो कैंसर है उसके होने की। तो क्योंकि ये हमारा डीएनए जो होता है वो हमें इनहेरेंस में मिलता है, माता पिता से भी मिलता है, तो उससे भी कोई बीमारी आगे जाके आपको जन्म ले सकती है, वो भी आप पता लगवा सकते हो। और इसी के बाद में इन्होंने अपना पहले ही, ताकि कैंसर होने से पहले अपना जो ब्रेस्ट है उसको हटवा दिया, ताकि इसमें क्या हो, जान ना जाए। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती है, तो कितना ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। प्रॉब्लम बस एक ही है कि महंगा ज़्यादा है, आम इंसान के लिए नहीं हो पाएगा अभी की रेंज में। लेकिन स्टिल एक रेवोल्यूशन तो है ना, क्रांति तो लेके आ रहा है ना, बिल्कुल पूरा जो कैंसर का ट्रीटमेंट है उसके अंदर यहाँ पर हमें एक रेवोल्यूशनरी फॉर्म तो दिखाई देती है। फिर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ऑन्कोलॉजी हो सकती है। ऑन्कोलॉजी क्या होती है, कैंसर से रिलेटेड जो स्टडीज़ होती हैं। तो जीनोम टेक्नोलॉजीज़ का यहाँ पर एक्चुअली उसको ट्रीटमेंट के लिए परमिशन भी मिल चुकी है, खासकर यूके में भी मिल चुकी है। फिर हम यूएस की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी 200 से ज़्यादा थेरेपीज़ को यहाँ पर परमिशन दे दी गई। और इसी के बाद में हम समझ पाएंगे कि कैसे यहाँ पर अभी जो कैंसर के अंदर हम देख पाएंगे एक बहुत ही बड़ा एवरेज जो कैंसर केयर है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी क्रांति ये ला सकता है। लेसन्स यहाँ से सीखने चाहिए, थोड़ा अफोर्डेबल इसको बनाना चाहिए, फाउंडेशन होनी चाहिए कि कैसे हम जो जीनोम एविडेंस है उसके एरा के अंदर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो जस्ट आपको जीएस पेपर के लिए इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ है इसको ख़त्म करने की। CRISPR-Cas9 ही एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप एक पेड़ को यहाँ पर क्या करेंगे, हटा देंगे, काट देंगे उस पेड़ को उस जगह से। एट द एंड आज के हम लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एसिड रेन। देखिए एसिड रेन एंड इट्स ओरिजिन इन फॉसिल फ्यूल, अगेन साइंस पेज से ये आर्टिकल हमने लिया है द हिंदू के। और साइंस पेज पे ही क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसिड रेन के अंदर आपको ये समझना चाहिए कि एसिड रेन एक ऐसी रेन होती है ऊपर से जब बादलों में जो उसका प्रेसिपिटेशन है, यानी कि जब बारिश हो रही है तो वो यूजुअली एसिडिक होगी। और एसिडिक है या बेसिक है ये हम कहाँ से निकालते हैं, ये हम निकालते हैं पीएच लेवल से, यानी कि पोटेंशियल ऑफ जो हाइड्रेशन होता है, सॉरी पोटेंशियल ऑफ जो हाइड्रोजन होता है, उससे हमें क्या पता चलता है कि ये एसिडिक है। यानी कि जितना 7 जो होता है वो एक स्टैंडर्ड है ह्यूमंस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, उससे जितना कम होता जाएगा उतना ही एसिडिक बनता जाएगा, और उससे जितना ऊपर जाता जाएगा उतना ही हम देख पाएंगे कि बेसिक होता जाएगा। तो बेसिक इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन हम देख पाएंगे एसिडिक जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। फिर हम देखते हैं कि एसिड रेन होते क्यों हैं, रीजंस यहाँ पर स्टडी की गई है। उसमें बताया गया है कि कैसे जब फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं जैसे कि कोयला या फिर यहाँ पर आगे पेट्रोलियम, ऐसी चीज़ें जो नेचुरली बनी हुई हैं
उनको जब जलाते हैं तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर हम देखते हैं सल्फर निकलता है, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हुए जैसे गैसें दिखाई देती है, और ये सब जाकर जब रिएक्ट करती हैं वाटर के और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ में, तो ये सब मिलकर थोड़ा सा एसिडिक फिनोमिना वहाँ पर बना देती है। और इसी वजह से जो खासकर इंडस्ट्रियल एरिया है उनके आसपास में जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बहुत दिखाई देता है। जैसे कि आप इस इंडस्ट्री को यहाँ पर देखिए, कैसे जो ये इंडस्ट्री आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस फोटो में, इसके आसपास का एरिया आपको दिखेगा कि कैसे ये एरिया बिल्कुल बंजर हो चुका है, राइट। तो मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है, एसिड रेन का। लगातार एसिड रेन आती रहेगी, वहाँ से जो न्यूट्रिशन था, जो फर्टिलिटी थी उस जगह की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओरिजिन की बात करें तो अगेन समझ में आता है कि फोसिल फ्यूल को जो जला देते हैं उसकी वजह से यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलता है, जिसकी वजह से ये बन पाती है। और सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, हाइयर टेम्परेचर के ऊपर जब नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब एक साथ आके वोल्केनिक एरप्शंस वगैरह से निकलती हैं, तो उन सारे कारणों की वजह से भी हम देख पाएंगे कि कैसे सल्फरिक एसिड बन जाता है जब पानी और ऑक्सीजन एक साथ मिलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में और जब नाइट्रोजिक एसिड बन जाता है जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एंड वाटर ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, और ये सभी क्या करते हैं, एसिडिक रेन यहाँ पर करवा देते हैं। ये थी हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट जीएस पेपर 3 में। और यहीं पे आज का हमारा न्यूज़पेपर जो वो ख़त्म हो जा रहा है। थैंक यू सो मच। किसी को भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।